स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो स्टेबिलिटी ऑफ टावर के टाइम उसके लिए क्या होता है, माइनस एम विल बी मोस्ट स्टेबलाइजिंग देन माइनस एच देन माइनस आई, ये सब स्टेबलाइज करेंगे। रिलीज करने वाले प्लस आई प्लस एच प्लस एम होगा, ये डी स्टेबलाइज करेंगे। इसमें देखें CH2 में, तो ये ऑर्थो पे माइनस एम, मेटा पोजिशन पे केवल इंडक्टिव काम करता है, पैरा पे भी माइनस एम काम करेगा, यहाँ भी माइनस एम काम करेगा, यहाँ माइनस आई। ये मेटा पोजिशन पे तो केवल इंडक्टिव, ये भी मेटा पे ओनली इंडक्टिव। ये पैरा पे है तो हाइपर कंजुगेशन। ये CME3, इसमें H है ही नहीं तो ओनली इंडक्टिव ही है इसके पास, ये हाइपर कंजुगेशन। ये लोन पेयर इसके पास, इसके प्लस एम है। मेटा पोजिशन पे मेसोमेरिक काम नहीं करेगा, इंडक्टिव काम करेगा। इंडक्टिव में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, इसलिए माइनस आई है ऐसे, और Cl तो माइनस आई होता ही है। तो पहले देखे स्टेबलाइजिंग कौन सा, माइनस एम माइनस एच माइनस आई। तो माइनस एम वाले आई थिंक 3 दिख रहे हैं मुझे, एक बी दिख रहा है, ई दिख रहा है, डी दिख रहा है, और कोई है नहीं। तो ये 3 मोस्ट स्टेबल होंगे, उसमें भी स्ट्रॉन्ग वाले पहले होंगे। इधर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग माइनस एम मोर स्टेबलाइज करेगा देन वीक, राइट। और ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो वीक वाले ज्यादा स्टेबल होंगे देन स्ट्रॉन्ग। वीक प्लस आई देन स्ट्रॉन्ग प्लस आई, वीक प्लस एच देन स्ट्रॉन्ग प्लस एच, वीक प्लस एम देन स्ट्रॉन्ग प्लस एम, ऐसे ना। स्ट्रॉन्ग माइनस एम क्या है, NO2 है, तो CHO तो भूल जाओ। अब NO2 में माइनस एम तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता नहीं है, तो बी और डी दोनों ज्यादा स्टेबलाइजिंग होंगे। बट बात पड़ जाएगी आगे कि इंडक्टिव किसका ज्यादा है। इसका इंडक्टिव भी ग्रेटर होगा क्योंकि क्लोजर डिस्टेंस, इसका इंडक्टिव यहाँ आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बी ग्रेटर देन ई, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग माइनस एम है। देन ई, ये तीनों माइनस एम के ऑर्डर पे आ गए, राइट। NO2 में स्ट्रॉन्ग वाले पहले ले लोगे, ये स्ट्रॉन्ग माइनस एम और ये वीक, और इस पर डिटरमाइनिंग फैक्टर माइनस आई था, तो BDE यही था ना। कितने लोग का करेक्ट हुआ था पहला 3, BDE, शौनी, सारिन, अनुराग, सोहम, शुभम, ओके ठीक है। सी तो नहीं आना चाहिए था, 2-3 लोगों ने सी भी किया, ठीक है। तो स्टार्टिंग तो करेक्ट दिख रहा है, तुम लोग आगे गए। देन माइनस एम के बाद माइनस वाले और कौन से ग्रुप है, माइनस से अच्छा है क्या, CCl3, CBr3, CI3 वगैरह, वो भी नहीं है, तो माइनस आई पे आ जाएगी बात। माइनस आई कहाँ पर है, माइनस आई इधर है और इधर है, बाकी प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस एच यहाँ पे माइनस आई, और एक यहाँ पे माइनस आई, ओके। तो सब में माइनस आई मेटा पोजिशन पे है, यहाँ पे माइनस आई ऑर्थो पे है। तो डिस्टेंस एंड पावर में, डिस्टेंस में मैटर करता है, डिस्टेंस क्लोज है तो ज्यादा मैटर करेगा, एन होगा, एन होगा ना, क्योंकि क्लोजर डिस्टेंस है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। अब उसके बाद सबके डिस्टेंस देखे हम लोग, तो हाँ CHO है, NO2 है, ये दोनों में स्ट्रॉन्ग माइनस एम कौन सा है, और OR है, तो ऑर्डर याद होना चाहिए, NO2 देन सी एसिड एसिड डेरिवेटिव देन हैलोजेंस देन OR, ऐसे था ना, देन NH2। कैसे था, एसिड एसिड डेरिवेटिव, NO2 पहले था, देन एसिड एसिड डेरिवेटिव वाला पार्ट आया था, एंड देन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, देन ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन। तो पहले तो NO2 आएगा, देन CHO देन OR, तो आ जाएगा CF CFM। ये क्या हो गया, माइनस आई, ये हो गया, ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई और ये वीक। और यहाँ तो स्ट्रॉन्ग वीक डिस्टेंस देखना ही नहीं था, क्लोजर टू डिस्टेंस, क्लोजर डिस्टेंस ये याद था सबको कि डिस्टेंस एंड पावर में डिस्टेंस मैटर्स। NCFM, अब किसका राइट है यहाँ तक, NCFM इतना पे सबका आउट हो गया होगा मुझे लगता है। NCFM है किसका, यार BDE NCFM, ओके, BDE NCFM, RN पवार, ठीक है। शुभम,
अब दो आंसर राइट जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? तो थोड़ा इतना बड़ा क्वेश्चन तो डाउट आ ही सकता है। देन नॉर्मल वाला ले लो ए। अब डिस्टेबलाइजिंग प्लस आई, तो प्लस आई कहाँ पे वो चेक करें हम लोग। प्लस आई हम लोग को दिख रहा है, माइनस आई वाला पार्ट तो हो गया, सब हो गया इधर। माइनस प्लस आई, एक तो जी में है प्लस आई, इधर है प्लस आई, और जे में भी है, और सब माइनस आई है, और कहीं पे है नहीं है। यही तीन है ना। हाँ, तो प्लस आई में देखे तो प्लस आई डिस्टेबलाइज करेगा, तो जो वीक वाला होगा वो बेकार है। वीक प्लस आई कौन सा होगा? जो दूर होगा, डिस्टेंस डिपेंडेंट। जो नजदीक है उसका तो स्ट्रांग ही आता है। तो ये जो हो गया अवे है, भले स्ट्रांग प्लस आई है, राइट, बट वो अवे है तो उसका पावर क्या होगा? कम होगा। डिस्टेंस के साथ तुरंत गायब होता है ये कम डिस्टेबलाइज करेगा जे। जे देन अब ये दोनों में प्लस आई में देखोगे तो जी और एच में CH3 TDH है। ड्यूटेरियम का ग्रेटर प्लस आई है देन CH3, तो CH3 वीक पड़ा ना, तो जी देन एच, ये प्लस आई। सबसे कम CMe3 पुश करेगा, उससे थोड़ा जरा CH3 और CD3 तो ज्यादा पुश करके अनस्टेबल कर गया। और इसके बाद आ जाएगा कौन सा? प्लस एच ना। प्लस एच वाले कौन से? ये है और ये है, और कोई है? प्लस एच प्लस एच प्लस एच नहीं, प्लस एच नहीं है तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पे? यही दो है, तो प्लस एच से ज्यादा वीक प्लस एच CD3 है, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है, जल्दी डोनेट नहीं करता। तो के होगा देन आई होगा। ये क्या है? प्लस एच ना। ओके, तो CH3 स्ट्रांगली डोनेट कर देगा तो अनस्टेबल कर गया। CD3 वीकली डोनेट करेगा, तो के देन आई। अब हम लोग इसके बात करें प्लस एच के बाद और कुछ बचा हुआ है? प्लस एम। प्लस एम एक ही है, आई। अब यहाँ पे OR NH2 रहता तो NH2 ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लस एम पड़ जाता है, अभी तो केवल OR ही है। और कहीं पे कुछ OR नहीं। फर्स्ट कॉलम पूरा हो गया, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, तो बस यहाँ पे एल बच गया। तो इसके आगे शुभम का भी राइट गया और आर्यन का। एक बार देख लेते हैं। AJGH कहीं ना कहीं रॉन्ग होता ही, इतना बड़ा था तो। AJGH ए, अच्छा फॉरगॉट टू पुट AGH RN GAH। तुमने लिखा था GAH KIJL ये बाद में कर दिया था ना, बस वहां पे रॉन्ग हुआ था। और शुभम का शायद राइट आया हो तो देखें। ए के बाद IKJGHL, IKJGHL नहीं, तो यहाँ पे ऐसे आएगा ना, ये प्लस है में लास्ट में। चलो आई थिंक इससे कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा अभी तक, और ये क्लियर है तो पूरा ऑर्गेनिक क्लियर है तुम्हारा। सोच लो, इसमें कोई डाउट है?
नो डाउट, क्लियर है। एन ऑन Cl सो नहीं, जब क्लोरीन हो ना तो फॉर हैलोजेंस माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस एम, सो माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम है, तो ऑलवेज उसको माइनस आई ही कंसीडर करो, और कुछ नहीं। हाँ, चलो ठीक है, इतने बड़े सीरीज में भी सबने ऑलमोस्ट किया इतना, तो ठीक है, हो जाएगा वो। अब इतना बड़ा कहीं ना कहीं ह्यूमन मिस्टेक होना ही था, तो वो सब माना जा सकता है। कार्बीन, अब कार्बीन क्या हो जाता है, कार्बन विच कैन फॉर्म टू बॉन्ड्स, कार्बन विच कैन फॉर्म टू बॉन्ड्स, तो इसका मतलब इसमें कार्बन विच हैड फॉर्म टू बॉन्ड्स, दो बॉन्ड और बनाएगा, तो जैसे ये बनता कैसे, जैसे CH2CO है, इसको हिट कर दोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर, और ये CH2 आ गया, तो इसका नेम क्या था, मिथिलीन था ना ये, मिथाइलिन, स्मॉलेस्ट वाले को इथाइलिन, प्रोपाइलिन ऐसे था ना, जिसमें वोलेटाइल कंपोनेंट हो, डाइजोमिथेन, डाइजोमिथेन, तो इसको क्या होगा, हिट करोगे तो CH2 रह गया, N2 रह गया, तो ये हो गया कार्बीन। तो कार्बीन में दो तरह के कार्बीन, एक होगा, पहला होगा सिंगलेट कार्बीन, सिंगलेट कार्बन क्यों बोल रहे हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटीज का बना है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज वन, ऐसे कार्बन हो गया ऐसे, ये दोनों पेयर्ड हो गए ऐसे, H और H, ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, और यहाँ पे वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल। स्पिन मल्टीप्लिसिटी होता क्या है, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, 2 इंटू सिग्मा s प्लस हाफ, 2 इंटू सिग्मा s, सिग्मा s कितना होगा, जीरो ना, ऑल पेयर्ड अप, है ना, हाँ, प्लस हाफ, तो कितना आ गया, सिग्मा s का मॉड्यूलस था, इसको ब्रैकेट मान लो, हाँ, 1, इसमें 1 हो गया ना, ऑल पेयर्ड अप, राइट, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा, सिग्मा एस स्पिन मल्टीप्लिसिटी, अच्छा वो तुम भूल गए, जैसे P3 में मैंने बताया था हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो P को कैसे रखेंगे, ये 1 1 1, तो हो गया हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो 2 इंटू सिग्मा एस 3/2 प्लस 1/2, है ना, ये 4 आया था, यही हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी था ना, तो उससे बोला जाता है SM ऐसे करोगे, हाँ, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है, इसके लिए इसको सिंगलेट, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 कब आएगा, जब सिग्मा एस का वैल्यू क्या होगा, 1, राइट, सिग्मा S1 होगा तो होगा, करेक्ट, मतलब दोनों सिग्मा एस कितना होगा, 1 कैसे आ सकता है, मतलब ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तब आएगा ना, हाफ प्लस हाफ, 2 इंटू हाफ प्लस हाफ, इसका मॉडुलस प्लस हाफ, 3 आया ना, तो दोनों अनपेयर्ड होंगे तो ट्रिपलेट, तब तक 3 आ गया ना, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 है तो ट्रिपलेट, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है तो सिंगलेट, तो ये सिंगलेट और ट्रिपलेट के डेफिनेशन, ओके, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज 2 इंटू से, हाँ, हाँ, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसका 1 आ गया। अब अ, दूसरा बोले हम लोग ट्रिपलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन मतलब क्या हो गया, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, SM का वैल्यू कितना हो गया, 3, मतलब सिग्मा एस का वैल्यू जो होगा 1,
मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाए तो प्लस हाफ एंड प्लस हाफ 1 हो गया ना, 1 हो गया तो SM3 आ जाएगा, मतलब उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, एक ऑर्बिटल में एक दूसरे में एक, ऐसे ही जाएगा ना वो। इतना तक क्लियर है? ओके। तो इसका दो शेप आता है, ये sp हाइब्रिडाइज भी होगा, ऐसे H और H। कई बुक में सिर्फ एक ही दिया हुआ है कि वो sp2 भी हो सकता है, राइट। और ये प्योर p ऑर्बिटल है, sp2 में एक इलेक्ट्रॉन और इसमें एक इलेक्ट्रॉन, और इट हैज बीन फाउंड टू बी लीनियर आल्सो, HCH। ऐसा एक p ऑर्बिटल p बाई pz, एक एक इलेक्ट्रॉन p बाई pz, और ये sp होगा, मतलब ये बेंट भी हो सकता है और लीनियर भी हो सकता है। विच वन इज मोर स्टेबल, सिंगलेट और ट्रिपलेट? सिंगलेट, नो। हंस रूल किसको बताएगा? ट्रिपलेट, यस। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? ट्रिपलेट देन सिंगलेट, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू हंस रूल है, अनपेयर्ड रहना चाहिए। स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम आ रहा है ना, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो इसका एक्सेप्शन क्या होगा? डाइक्लोरो कार्बीन, डाइफ्लोरोकार्बीन, जिसमें बैक बॉन्डिंग हो। तो बैक बॉन्डिंग होगा तो जो वैकेंट पी ऑर्बिटल है वो फिल्ड हो गया, तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पे मान लो ये दोनों इलेक्ट्रॉन थे, इसका पी ऑर्बिटल वैकेंट है तो अनस्टेबल है, तो यहाँ Cl अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर दे तो ये स्टेबल पड़ जाएगा ना। यहाँ बॉन्ड बन के स्टेबल हो गया वो, इट इज स्टेबलाइज बाय बैक बॉन्ड। ये तो BF3 जैसा ही हो गया ना, तो यहाँ क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो भी रहे बैक बॉन्डिंग से, ये ज्यादा स्टेबल करेगा, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आ गया। जबकि इसमें क्या होगा, CCl, अब दोनों पी ऑर्बिटल में एक एक है तो बैक बॉन्डिंग हो पाएगा क्या? इधर ये इसको डोनेट करेगा, नहीं होगा, नो बैक बॉन्डिंग। तो सिंगलेट भी स्टेबल पड़ जाता है। आदित्य, बट ट्रिपलेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड सिंगलेट में पेयर्ड। तो सिंगलेट में पेयर्ड है तो, और एक वैकेंट पी ऑर्बिटल है, तो वैकेंट पी ऑर्बिटल क्या करेगा? अनस्टेबल होगा ना, कोई भी उस पर अटैक करेगा। और हंस रूल ने क्या बोला था कि सब में यदि एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि एक्सचेंज एनर्जी आता है उसमें। हंस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट, यही है ना? हाँ।
ओके, हाँ अनुष्का बोलो, बताओ। तो वो लीनियर वाला ऊपर का स्ट्रक्चर है, उसमें एसपी की हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए ना? लीनियर मतलब तो sp हो गया ना, और दो प्योर p ऑर्बिटल, BeCl2 टाइप। ओके हाँ। हाँ, तो लीनियर मतलब sp हो ही सकता है, और कुछ नहीं आ सकता। सर एक्सेप्शन में आपने जो पहला एग्जांपल लिखा है वो समझ में नहीं आया। एक्सेप्शन में जिसमें बैक बॉन्डिंग आएगा, ऐसे ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल है देन सिंगलेट। क्यों? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगी। हंट्स रूल के अकॉर्डिंग वो ज्यादा स्टेबल होगा। ज्यादा हंट्स रूल से क्या था, वो मोर सिमेट्रिकल है, मोर एक्सचेंज एनर्जी है, तो ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल होना चाहिए सिंगलेट से। हाँ सिंगलेट में क्या होगा, एक बिल्कुल वैकेंट पी ऑर्बिटल है, जैसे BS3 अनस्टेबल है, बोरेन। क्यों? वैकेंट पी ऑर्बिटल है, तो तुरंत डाइमराइज होकर बनाना बॉन्ड बन के वो क्या बन जाता है, B2H6 ना, हाँ। राइट। BF3 थोड़ा स्टेबल है क्योंकि उसको लोन पेयर बैक बॉन्डिंग से स्टेबल करता है। उसी तरह CH2 सिंगलेट है तो अनस्टेबल है, वैकेंट पी है, बट वही CCl2 CF2 COH ट्वाइस CNEMe ट्वाइस जिसके पास भी लोन पेयर हो, तो लोन पेयर क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से उसे डोनेट करके स्टेबल कर देगा ना। हाँ जस्ट लाइक BF3 ये सब हो गए, तो उसपे सिंगलेट ज्यादा स्टेबल होगा देन ट्रिपलेट। डाई ब्रोमो कार्बिन में भी है बैक बॉन्डिंग, हाँ सब में होगा, बट इफेक्टिव कौन सा होगा, CCl2 CBr2। क्लोरीन में 2p का आएगा ना बता, हाँ। वो ज्यादा स्टेबल होगा देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ओके, थैंक यू सर। बैक बॉन्डिंग what stabilizes सिंगलेट कार्बिन। उसमें भी किसका होगा, CF2 देन CCl2 देन CBr2। क्यों? इसमें ओवरलैप 2p का होगा, इसमें 2p 3p 2p 4p। ये वही है जो तुमने ऑर्डर किया BF3 वाला। क्वेश्चन सब वही आते हैं। तुम लोग जेई मेंस के क्वेश्चन देखे क्या सबने, कैसे थे? डायरेक्टली जो पढ़ा था वही था ना, नोट से या बुकलेट से? तो कोई एक चीज को पकड़ कर रखो, तो हो जाएगा। एक बुक इसीलिए बोला जाता है कंस्ट्रेंट काफी होता है, बार बार करिए। ओके, नाउ इसका तो रिएक्शन भी हो गया, बट रिएक्शन अभी नहीं करेंगे। ओके, इसके बाद नाइट्रीन, ये भी बस डेफिनेशन है, कार्बीन नाइट्रीन। ज्यादा क्वेश्चन इससे अभी नहीं पूछा जाएगा। तो नाइट्रोजन विच कैन फॉर्म टू बॉन्ड E and E। नाइट्रोजन तो 3 इलेक्ट्रॉन होता ही है, एक लोन पेयर होता है, और इसमें भी ये 2 बॉन्ड बनाए नहीं, तो नाइट्रीन हो जाएगा ना, राइट। इट कैन फॉर्म 2 बॉन्ड और एक लोन पेयर रह जाएगा, तो इसमें भी 2 होगा, सिंगलेट।
एंड ट्रिपलेट। सिंगलेट कार्बिन अब गेस कर सकते हो, सिंगलेट क्या होगा? स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1, मतलब ऑल पेयर्ड अप ना, ऑल पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन। तो सारे पेयर्ड अप होंगे तो कैसे होंगे बताओ? हाँ, तो हो जाएगा नाइट्रोजन का आर एन, और एक मिनट, एक कॉलर। सिंगलेट नाइट्रेट, हाँ तो सिंगलेट में क्या हो गया? SM1 मतलब ऑल पेयर्ड अप, ऑल पेयर्ड अप हो गया, मतलब लोन पेयर इधर और दूसरा लोन पेयर इधर, ऐसा होगा ना। तो दोनों लोन पेयर इधर हो गया, तो इसके पास एक, ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp2 ना, और ये प्योर p ऑर्बिटल होगा। और ट्रिपलेट नाइट्रीन कैसा होगा? जिसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किधर होगा? तो ये 1 सिग्मा 2 लोन पेयर काउंट हुआ ना, 3 मतलब sp2, ऐसे हुआ ना। तो इसमें एक सिग्मा एक लोन पेयर ऐसे, और प्योर p ऑर्बिटल में एक एक, ये py pz ले लो, ये हो गया ट्रिपलेट। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? ऑलवेज ट्रिपलेट ग्रेटर देन सिंगलेट, क्योंकि ट्रिपलेट में हंट्स रूल फॉलो हो रहा है। हाँ बोलो। 12th का डाइक्लोरोकार्बिन में भी है बैक बॉन्डिंग, CCl2 ज्यादा इफेक्टिव। इज बोराजोल एरोमेटिक? बोराजोल एरोमेटिक है क्या? बताया था। अच्छा, तुम्हें ये नहीं बताया था कि बोराजीन को ही बोराजोल बोलते हैं, है ना? तो बोराजीन मतलब इनऑर्गेनिक बेंजीन, बोराजीन या बोराजोल सेम है, ठीक है? तो वो एरोमेटिक होगा। इनऑर्गेनिक बेंजीन जो था B3N3H6, उसी को बोराजीन या बोराजोल बोलते हैं। हाँ, तो वही दोनों सेम है, बोराजोल पूछा है ना सोनिस। वो बोराजीन या बोराजोल एक ही है, B3N3H6 ऐसे। नाइट्रीन में नाइट्रोजन कैन फॉर्म टू बॉन्ड्स, जब जरूरत पड़ेगा तो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन ब्रेक होंगे या दो बॉन्ड बनाएंगे। और जिसपे प्योर नाम ही है नाइट्रीन, नाइट्रोजन जो इन बनाए, दो बॉन्ड बना पाए। कार्बीन जो कार्बन दो बॉन्ड बनाए, नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाता है, दो नहीं बनाया, एक ही बॉन्ड बनाया। तो जहां नाइट्रोजन एक बॉन्ड बना के वो नाइट्रीन, कार्बन जहाँ चार बॉन्ड बनाता है बट दो ही बॉन्ड बनाया तो अभी और बना सकता है, तो वो कार्बीन। द कार्बन विद द टू बॉन्ड इज कार्बीन, नाइट्रोजन विद द वन बॉन्ड इज नाइट्रीन। बोथ विल फॉर्म टू बॉन्ड्स मोर। तो कार्बन दो बॉन्ड बनाया, दो और बना के स्टेबल होगा। नाइट्रोजन एक बॉन्ड बनाया, दो और बना के स्टेबल होगा। ओके, इसके बाद हम लोग करें बोराजीन, बोराजोल, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ सिंगलेट ये हो गया। नेक्स्ट बेंजाइन। बेंजाइन भी केवल थोड़ा समझना, डिटेल में बाद में आएगा। बेंजीन विद द ट्रिपल बॉन्ड, ये बेंजीन था, दिस इज बेंजीन। ये sp2 हाइड्रोजन है,
ये बेंजीन है। जहाँ पे ये दोनों हट जाता और ये आपस में बॉन्ड बना ले तो हो जाएगा बेंजाइन। ये जो दो हाइड्रोजन है ना यहाँ पे ऐसे, इस तरह से इधर से, और ये दो psp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये ओवरलैप कर रहा है ऐसे। ये दोनों कौन सा sp2 और sp2, तो sp2 और sp2 का आपस में ओवरलैप करने का तो एक और बॉन्ड तो बना, बट सिग्मा तो हो नहीं सकता, सिग्मा तो एक ही हो सकता है, तो ये पाई बॉन्ड होगा। तो ये किसको ओवरलैप से बन गया है? वो पूछता है क्या क्या इसमें, तो ये हो गया पाई बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू वीक ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अभी तक तुम्हें मालूम होगा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाते, तो ये एक एक्सेप्शन है। यहाँ पे दो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आपस मिलके पाई बॉन्ड बना दिए, तो हाईली अनस्टेबल होगा ना, तुरंत रिएक्ट करेगा। कार्बिन और नाइट्रीन ये दोनों क्या होंगे? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग, दोनों पास 6 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को दो दो बॉन्ड बनाना। और ये क्या हो गया? ये बेंजाइन। एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक? ये एरोमेटिक ही होगा। पाई क्लाउड तो तुम्हारा क्या था? 6 का ही था ना, वो ऐसे ही है ना पाई क्लाउड। पाई क्लाउड जो था वो तो एज इट इज पड़ा हुआ, उस पर फर्क नहीं पड़ा। SS6 का क्लाउड है ये, राइट। और यहाँ पे ये sp2 का ओवरलैप है। ये रेजिडेंस में होगा क्या? नॉट इन रेजिडेंस ना, नॉट इन रेजिडेंस। तो 6 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड तो अपना रिंग जो बना वो बना ही हुआ, तो साइड में एक बन गया है। करेक्ट। तो यहाँ पे यदि NH2 आ जाए प्लस M, तो विल इट अफेक्ट इसका जो पाई क्लाउड का ये जो लोन पेयर अंदर जा रहा है ऐसे, क्या इसको अफेक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। जो ट्रिपल बॉन्ड वाला उसको अफेक्ट नहीं करेगा। हाँ, बट माइनस आई से अफेक्टेड होगा ना। तो ये क्वेश्चन पूछता है दिस पाई बॉन्ड इज नॉट अफेक्टेड बाय व्हाट? प्लस M और माइनस M, बट इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट? माइनस आई और प्लस आई, उस पर माइनस आई प्लस आई इफेक्ट वर्क करेगा। देखो ये क्लियर हुआ। हाँ अनुष्का बोलो। सर ये जो sp2 ओवरलैपिंग है वो हाइड्रोजन एटम का है ना? sp2 ना, हाँ। हाँ दो हाइड्रोजन निकला और वो दोनों आपस में ओवरलैप कर गए। वहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन था ना, वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैप हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गए, तो वही आपस में ओवरलैप कर गए। क्लियर हुआ ना? आजू बाजू का कोई भी दो गैप हो जाएगा तो वहां पे इस तरह से फॉर्म होगा, साइड में। ओके, यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट। हाँ, तो इंटरमीडिएट में तो सब कर लिया हम लोगों ने। अब है, अच्छा एक इफेक्ट भी बचा हुआ था, डेफिनेशन है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया ना। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, 4 इफेक्ट था ना। इंडक्टिव, हाइपर कन्जुगेशन, मेसोमेरी का चौथा ये वाला था। टेम्पररी इफेक्ट है, जब तक रिएजेंट है तब तक होगा, एब्सेंस ऑफ रिएजेंट वापस आ जाता है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तुमने इसमें रिएजेंट ऐड किया, प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट,
तो ये तुरंत जैसे ही तुमने रिएजेंट ऐड किया ब्रेक हो जाएगा, CH2 प्लस और CH2 माइनस, और रिएजेंट को जैसे ही बाहर करोगे वापस आ जाएगा इन एब्सेंस ऑफ रिएजेंट, वापस ऐड हो जाएगा। क्लियर ना? प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट और एब्सेंस ऑफ रिएजेंट। इसमें भी दो होगा, प्लस ई इफेक्ट, जैसे प्लस H प्लस M प्लस I क्या था, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का। प्लस ई भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल को यदि मतलब कोई भी अटैच वाला आ रहा है उसको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, जैसे इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, ये इधर शिफ्ट होगा और इसको डोनेट करे तो ये प्लस सी का काम किया, क्या बन जाएगा, CH3 CH प्लस CH2E, इस पे प्लस माइनस ले लो, और एक होगा माइनस ही, इलेक्ट्रॉन shifts towards attacking reagent, attacking reagent, तब ऐसा होगा। और माइनस ई इफेक्ट क्या कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन shifts away from attacking reagent, जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये नहीं, ये तो हमेशा इस पे प्लस चार्ज ही अटैक करेगा क्योंकि पाई क्लाउड है। अब RCOR ले लो, यहाँ डेल्टा प्लस है, यहाँ डेल्टा माइनस है, तो इस पर अटैक करेगा कार्बन पे निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज जैसे ही अटैक करेगा पोलराइजेशन किधर हो गया, अवे फ्रॉम द अटैकिंग रिएजेंट, इधर O माइनस गया, R गया, इधर Nu आ गया, इसको कहेंगे हम लोग माइनस ही, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला, उसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया ना किसका, न्यूक्लियोफाइल का। हाँ बताओ, ये क्लियर हुआ? न्यूक्लियोफाइल जैसे OH माइनस Cl माइनस NH2, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग, जैसे कि RNH2 अटैक कर रहा है, Cn माइनस अटैक कर रहा है, निगेटिव चार्ज या लोन पेयर है ना, तो इधर होगा। प्लस ई ग्रुप में कौन से आते हैं, ये सब जो एल्डिहाइड कीटोन वगैरह होंगे माइनस ई इफेक्ट कहलाएंगे, और एल्कीन वगैरह प्लस ई इफेक्ट है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो बस ये दो डायरेक्ट लर्न कर जाओ, बट क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं आने वाला, पूरा सॉल्व किया होगा बट इस पे कोई क्वेश्चन नहीं दिखा होगा तुमको। नाउ सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, इसको अलग से हम लोग को डिस्कस करना पड़ता है क्योंकि बहुत आईआईटी में आता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का लेवल कहाँ था, फिनॉल, यहाँ क्या था, वाटर, ROH ऐसे था ना, H2CO3, RCOH ऐसे है, HFHCl ऐसे है ना, तो इसका जो कंजुगेट बेस HCO3 माइनस, HCO3 माइनस reacts with what, acid stronger than H2CO3, यही होगा ना, ये सबसे रिएक्ट करेगा और ये सबसे रिएक्ट नहीं करेगा, नो रिएक्शन
विथ NaHCO3, जो हाइड्रो एसिडिक एस्टर के समय बता रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आईटी बार बार आता है कि फिनॉल एंड RCOH, आईआईटी का रिपीटेड क्वेश्चन है। फिनॉल और RCOH सारे बेस से रिएक्ट करेंगे, तो कौन सा बेस है जो डिफरेंशिएट कर देगा दोनों? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट फिनॉल से रिएक्ट नहीं करेगा, बट कार्बोक्सिलिक एसिड से कर देगा। ये इसका इंपॉर्टेंस है। नहीं तो फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों वाटर से ज्यादा एसिडिक है, दोनों ब्लू लिटमस को रेट करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को रेट दोनों करते हैं, यही है ना। हाँ। और दोनों NaOH से रिएक्ट करेंगे, NaOH से तो दोनों रिएक्ट करेंगे। H2O का कंजुगेट बेस क्या है? OH माइनस। H2 का कंजुगेट बेस OH माइनस है, तो OH माइनस से रिएक्ट करने वाले तो दोनों है, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। तो क्या होगा, जैसे फिनॉल एंड RCOH both react with NaOH। NaOH में दोनों सॉल्युबल होंगे, सॉल्युबल मतलब रिएक्ट करना, राइट। दोनों क्या करेंगे? ब्लू लिटमस रेड। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? NaCO3, RCOCO3 will react and this will no react, this will not react, यही होगा ना, नो रिएक्शन। सो कौन कौन से हैं जो NaCO3 टेस्ट देंगे, है ना? कंपाउंड्स, नो रिएक्शन, ये तो कर दिया। तो फिनॉल में भी कुछ सर्टेन फिनॉल है जो ये टेस्ट देते हैं। कौन कौन से होंगे? NaCO3 टेस्ट इज गिवन बाय, ये एक क्वेश्चन आएगा ही, तो पता वो ये एक देंगे ही, इसको अच्छे से याद कर लेना, राइट। एक हो गया फिनॉल के साथ, फिनॉल टेस्ट नहीं देता है, राइट। फिनॉल के साथ NO2 हो गया, बट यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण थोड़ा वीक रहा है, इससे तो स्ट्रॉन्ग रहा, फिर भी वीक रहा, तो ये भी नहीं देगा। बट फिनॉल के साथ पैरा पोजिशन वाला NO2 रहेगा तो ये स्ट्रॉन्ग पड़ जाता है, ये इतना सफिशियंट है कि ये टेस्ट दे दे। ये दोनों में बहुत डिफरेंस बोलते हैं, ऑर्थो वाला नहीं देगा, पैरा वाला प्रोवाइड करता है, क्योंकि पैरा ज्यादा एसिडिक हो गया ना, तो 2 NO2 हो गया तब तो और ज्यादा एसिडिक हो गया। ये नहीं कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो नहीं देगा, राइट। NO2 भी तो है पैरा पोजिशन पे, तो दो NO2 बहुत हाईली एसिडिक हो जाता है। और 3 वाला पिक्रिक एसिड तो इतना ज्यादा एसिडिक हो जाता है कि pH डायरेक्ट 0 पे आ जाता है। पिक्रिक एसिड ये देंगे, और एसिड में सब देंगे, RCOH, PHCOH, बेंजोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, HCl, HBr, HI, जितने भी है सब, HNO3, इनऑर्गेनिक में तो सब आ गया, सब तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनको तो देना ही था। स्क्वारिक एसिड एक बताया था मैंने, याद हो तो, यहाँ पे OH, OH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, स्क्वारिक, स्क्वायर जैसा है ना एसिड, ये भी O टेस्ट देगा। फिनॉल में फिनॉल है तो ये टेस्ट नहीं देता, बट COH होगा तो ये टेस्ट दे देगा ना, वहाँ पे COH तो है ना। बेंजोइक एसिड, PHCOH का नाम भूल गए, व्हाट्स इन द नेम, नेम, नेम में सब कुछ है, बेंजोइक एसिड करके लिखेंगे वो, तो नोमेनक्लेचर याद होना चाहिए। सल्फोनिक एसिड भी टेस्ट देगा, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसको हाँ, अब बताओ इतने नेम में किसी में प्रॉब्लम है? हाँ उसका बोलो, हाँ बताओ। सर वो आपने ब्लू और रेड लिखा है, वो समझ में नहीं आया। कौन सा दो? ब्लू लेस रेड।
ब्लू ब्लू लिटमस को रेड करता है। हाँ सर हाँ। तो मैंने बोला लिखने में बस फास्ट लिखा, टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। ओके। हाँ, और कुछ डाउट है देख लो किसी का। बेंजोइक एसिड टेस्ट देगा, PHCOH इज बेंजोइक एसिड। हाँ वानी। सर मुझे वो फोर्थ वाले डायग्राम में डाउट था, वो फिगर में, उसमें जो ऑर्थो पोजीशन पे NO2 है वो OH से नहीं होगा? नहीं, उससे नहीं रिएक्ट करेगा, ये याद रखना। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ये देंगे ही देंगे एग्जाम में। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल will not react with NHCO3 but para nitrophenol reacts with the NHCO3, क्योंकि दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन सा है? पैरा नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल लेस एसिडिक है, यही है ना। इसका मतलब ऑफ कोर्स H2CO3 ये दोनों के बीच में पड़ जाता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल के। हाँ। तो क्लियर सर हुआ? मेटा वाला नहीं रिएक्ट करेगा? नहीं, मेटा का तो चांस नहीं है, वो बहुत वीक हो गया। इसका नाइट्रोफिनॉल में कौन कौन से है? पैरा देन ऑर्थो था ना, तो ऑर्थो ही हाँ नहीं सर। दिया तो मेटा कैसे करेगा? पैरा ऑर्थो देन फिनॉल देन मेटा था, तो ओके सिर्फ सर। नाइट्रो में पैरा दे पाएगा। हाँ, बट इसका कंफ्यूजन फिफ्थ वाले पे भी आता है, जब NO2 ऑर्थो एंड पैरा दोनों को हो जाए तो दोनों को हो गया तो एसिडिक एसिड तो ज्यादा ही होगा ना यहाँ पे। पैरा वाला तो डोनेट करता है ना, और एक आ गया तो बहुत हाईली एसिडिक हो जाता है, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसको उतना हिंड्रेंस प्रोवाइड नहीं करता। थैंक यू ओके। सर। हाँ, तो ये सबको आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट। इसके बाद होगा सोडियम बाइकार्बोनेट का, बता दिया। इसमें एक एसिडिक एसिड का ऑर्डर दे देता हूँ। HSPF5 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, SPF5 माइनस सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। देन HClO4, इसमें बहुत ज्यादा रेजोनेटिंग का स्ट्रक्चर आएगा ना, HI। देन HBr। अब जो था HClO4 ज्यादा एसिडिक क्यों होता है? देन HClO3, इसका कंजुगेट बेस देखो, कंजुगेट बेस देखोगे तो क्या होगा? O माइनस। अब ऐसे ही याद रखना, पहले इस तरह से याद किया था, जितना ज्यादा ऑक्सीजन उतना एसिडिक, बट अब उसका रीजन तुम बता पाओगे। O माइनस Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। HClO2, इसमें क्या होता होगा? O माइनस Cl डबल बॉन्ड O। इसमें लेस रेजोनेंस होगा, इसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा, होगा ना, और इसमें मोस्ट रेजोनेंस होगा। क्लियर ना? ये जाओगे तो इसमें 4 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आएंगे, इसमें 3। हाँ, तो एक्सटेंसिव रेजोनेंस। तो कंजुगेट बेसिस स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, इसलिए होता है। केमिकल बॉन्डिंग में तो मैंने बोल दिया था कि जिस पे जितना ऑक्सीजन उतना ज्यादा एसिडिक, उस समय तो लर्न करना था, बट अब रीजन जानना है। रीजन तो क्लियर हो गया ना। ClO माइनस, इसमें कुछ नहीं है, बस P5D5 बॉन्ड होगा। ओके। HClO4 बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, HSP5 सबसे ज्यादा, देन HClO4, HI, HBr। ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है H2SO4, HCl, देन सल्फोनिक एसिड। ये सोचो कितना स्ट्रॉन्ग है, इसमें भी ऑर्थो इफेक्ट काम करता है। सल्फ्यूरिक एसिड जैसा ही है ना। देन H3O प्लस आ जाता है, H3O प्लस तो H प्लस आराम से डोनेट कर सकता है ना। देन HNO3। अब यहाँ से ऑर्गेनिक एसिड आना स्टार्ट होगी, ये सब तो इनऑर्गेनिक वाले ही इतना स्ट्रॉन्ग थे। उसमें CF3COH, ट्राइफ्लोरासिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरासिटिक एसिड। देन HF वीक है, देन CH3COH आ जाता है, RCOH देन HF था ना, देन H2CO3। इसके बाद का तुम्हें मालूम है, H2CO3, और इसमें भी CH3CO CH2 COCH3 यहाँ पे आ जाएगा। सोचो H2CO3 से ही थोड़ा वीक है, यहाँ कार्बन पे हाइड्रोजन है तो भी। क्यों? ये एक्टिव मिथिलीन है ना, एक्टिव मिथिलीन का पोजीशन कहाँ पे आता है?
ये जेई एडवांस के लिए याद करना, मेंस में नहीं पूछेगा। देन NH4 प्लस, ये भी H+ डोनेट कर सकता है। लगता है कि इसका लेवल कहाँ पे होगा, NH4 प्लस इस लेवल पे आ जाता है। उसके बाद देन यहाँ पे फिनॉल है, फिनॉल से ज्यादा NH4 प्लस, देन एक्टिव मिथिलीन, देन H2CO3, देन एसिटिक एसिड। NH4 प्लस और एसिटिक एसिड रहेगा तो कौन सा Ag डोनेट करेगा, मतलब RCH NH3 प्लस है और यहाँ पे COH है, और तुम बेस दोगे तो बेस किससे H+ हटाएगा, इससे। ये स्ट्रॉन्ग एसिड, NH3 प्लस थोड़ा वीक है, राइट। हाँ, तो ये फिनॉल आ गया। उसके बाद ROH H2O था ना, फिनॉल के बाद HCO3 माइनस, इसका दूसरा H+ जा सकता है तो वो यहाँ पे आ जाता है। देन RNH3 प्लस यहाँ पर आएगा, देन H2O, देन ROH। देन RC111CH, देन RNH2, देन NH3, देन CH2 डबल बॉन्ड CH2, देन CH4। तो मैंने पूरा बता दिया, ये कभी भी काम करेगा तो जे एडवांस के लिए। सोलोमन के बुक में ऐसे ये सब दिया हुआ है पूरा डिटेल में, तो तुम्हें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कौन सा कितना स्ट्रॉन्ग है। एक्टिव मिथिलीन ग्रुप कहाँ पे है, NH4 प्लस का पोजीशन कहाँ पे है ना। RNH2 और NH3 एक ही जगह जाएगा, सब में नाइट्रोजन पे H+ है ना। RNH2 RNH3 R2NH एक पोजीशन पे रहेंगे सब। तो याद इजी हो इसलिए इसको RNH2 ना लिख के NH3 लिखा मैंने, कि कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऐसे। बट RNH3 प्लस अलग हो गया, इसमें H+ है ना। मोर अबाउट लर्निंग, ओके। अब बताओ NaOH टेस्ट पूछेगा तो क्या क्या करोगे। NaOH मतलब वाटर से जो ज्यादा एसिडिक है वो टेस्ट लेंगे। वाटर से ज्यादा एसिडिक ये पूरा सीरीज हो गया ना, कौन कौन सा है, RNH3 प्लस HCO3 माइनस फिनॉल NH4 प्लस। पूछेगा NaOH में कौन कौन सा सॉल्युबल होंगे, कंपाउंड विच आर सॉल्युबल इन NaOH कौन से होंगे, जो H2O से ज्यादा एसिडिक। ये सीरीज याद रहा तो बता दोगे। सोडा बाइट टेस्ट कौन सा देगा, सोडा बाइट मतलब NaNH2। NaNH2 से आगे वाले तो सारे हैं, बस एक दो ही नहीं है ना, इथिन और मीथेन नहीं है, बाकी सब टेस्ट है सोडा बाइट टेस्ट। क्लियर। ओके। रिएक्शन पार्ट कौन सा, रिएक्शन लिखा था क्या कुछ। हाँ वो CH के साथ COH और NH3 प्लस दे दिया, तो पहला जब तुम दोगे तो किससे रिएक्ट करेगा, OH माइनस विल फर्स्ट रिएक्ट विथ व्हाट। जैसे यहाँ पे वो ऐसे क्वेश्चन देता है कि यहाँ पे फिनॉल है तो पहले वो किससे रिएक्ट करेगा। यदि पहला NaOH होगा तो पहले इस पे रिएक्ट करेगा, दूसरा OH माइनस किससे H+ लेके जाएगा, फिनॉल के NH3 प्लस। हाँ तो NH3 प्लस वाला पहले है ना, NH4 प्लस, तो दूसरा इससे एलिमिनेट करके ले जाएगा, सेकंड। और तीसरा जब और एक OH माइनस आएगा तब जाकर इससे एलिमिनेट करेगा वो, थर्ड। पहला एमोल NaOH एसिड से रिएक्ट किया, क्यों, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक, कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक ना। देखो ये सबसे ज्यादा एसिडिक, देन इसका लेवल, देन इसका लेवल। तो एक मिक्सचर में ये सब है, तो OH माइनस पहले स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करेगा, HCl है तो पहले HCl से रिएक्ट किया,
HCl खत्म हो गया तो एसिटिक एसिड से रिएक्ट करेगा, वो ओवर हो गया तो NH4 प्लस है, वो ओवर हो गया तो फिनॉल से। क्लियर हो गया अभी? ओके ठीक है, नेक्स्ट देखें हम लोग। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे रिएजेंट्स की। तो रिएजेंट्स में दो हो गए, कौन सा? पहला हो गया इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रो मतलब लैटिन वर्ड से है, फाइल मतलब लविंग। तो हाँ, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसिस की बात कर रहे थे हम लोग। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिच मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग कौन सा होगा? जिसके पास डिफिशियंसी हो, दीज आर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पेसिस, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो। तो वो कौन कौन सा होगा? मतलब ऑक्टेट से थोड़ा कम दिखे तभी होगा ना। उसमें हो सकता है, पहला हो सकता है चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, चार्ज कैटायंस, इलेक्ट्रोफाइल्स, राइट। ये सब तो डायरेक्ट बुकलेट में पूरे नोट्स में होगा। तो H प्लस होगा, CH3 प्लस होगा, सब में क्या होगा? ऑक्टेट तो नहीं है ना, 6 इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन है, राइट। NO2 प्लस हो जाएगा, नाइट्रोनियम आयन, Cl प्लस होगा, क्लोरोनियम आयन। ओके, अब NH4 प्लस ये होगा क्या? नहीं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसको इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं। H3O प्लस ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये भी, ये सब क्या होंगे? नॉट इलेक्ट्रोफाइल, वो सब इलेक्ट्रॉन लविंग नहीं, राइट। न्यूट्रल में क्या होगा? पूरा लिस्ट देख लेना एक बार, ये तो लर्निंग है। जिसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल हो, जैसे BF3 हो जाए, 6 इलेक्ट्रॉन ही तो है। B का कोई कंपाउंड हो जाए, BCl2, 4 इलेक्ट्रॉन है, अभी भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। BH3 हो जाए, LCl3 हो जाए, अब ये हो जाएगा वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट डी वाले भी आ सकते हैं, वो तो वैकेंट डी था, वैकेंट डी ऑर्बिटल भी हो सकता है। किस में हो सकता है? SiCl4, पूरे डी ब्लॉक में थर्ड पीरियड ऑनवर्ड सब लुईस एसिड थे ना, PCl5, SF6, ये सब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होंगे। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को, हाँ, ये भी इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे। क्यों? सबके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल हो या वैकेंट d ऑर्बिटल है तो भी होगा। या फिर ऐसे हो सकता है जिसमें वैकेंसी क्रिएट हो जाए, जैसे CO2 है, राइट। तो ऐसे ये शिफ्ट होगा तो यहाँ पे तो ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट आ गया ना, तो CO2 भी काम करेगा, SO2 भी काम करेगा, इसमें मल्टीपल बॉन्ड्स, राइट। ओके, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का लिस्ट देख लो, पूरा लिस्ट एक बार देख लेना डिटेल। तो ये क्या होगा? न्यूक्लियस लविंग ना, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियो न्यूक्लियस लविंग, जिसके पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस ना, मतलब ऑल लुईस स्पेसिस, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस।
इलेक्ट्रॉन जिसके पास लोन पेयर या फिर निगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर निगेटिव चार्ज Cl माइनस OH माइनस NH2 माइनस ऐसे होगा ना, F माइनस OR माइनस, सब पे निगेटिव चार्ज है, सब H प्लस पे अटैक कर सकते हैं। या न्यूट्रल भी हो तो क्या होगा, NH3 H2O RNH2 RC1 CH, ये सब न्यूट्रल में आ गए, ये न्यूट्रल और ये निगेटिवली चार्ज। ओके, तो एक और बच गया है, इसके बाद रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन बच जाएगा, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आ रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्बीडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल, जिसमें दो साइड हो, कार्बन के साथ नाइट्रोजन का लोन पेयर है और Cn माइनस है, ये भी डोनेट कर सकता है और ये भी डोनेट कर सकता है, ये सब एमबी फाइल हो गए। ONO एम्बीडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल, ये ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी कर सकता है ना। SCN, S पे माइनस है नाइट्रोजन पे, तो ये साइड पे अटैक कर सकते हैं, ये भी करेगा। एमबी फाइल क्या हो गया, कैन वर्क एज बोथ, एमबी मतलब बोथ ना, इलेक्ट्रो फाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, दोनों की तरफ बिहेव करे। जैसे RCN होगा, इसके पास दोनों साइड है, लोन पेयर है, H प्लस होगा तो इधर अटैक कर जाएगा, और कोई निगेटिवली चार्ज पार्ट आ गया तो इधर अटैक कर देगा, ये दोनों अटैक कर रहा है ना। RCOR, इसके पास भी दोनों साइड है, इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रॉन लविंग, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन है उस पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल होगा तो वो इस पर अटैक करेगा, तो जहाँ पोलराइज। ये सब कल डेफिनेशन है, क्वेश्चंस जो आने थे वो आ चुके हैं सब। अब एक ही पार्ट बचा हुआ आई थिंक, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट रेस्ट तो बता दिया, ठीक है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मेन थी तो वो डिस्कस कर लिया। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कैसे था, 3 डिग्री मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, ऐसे था ना। तो जब हम लोग करेंगे इसमें CH3, तो पहला हो गया रीअरेंजमेंट, वो अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, रीअरेंज, सही से लिख नहीं पा रहा हूँ, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन बाय हाइड्राइड शिफ्ट, अल्काइल शिफ्ट या फिनाइल शिफ्ट, जो भी है, हाइड्राइड, अल्काइल और फिनाइल। अब देखो पहला हो गया हाइड्राइड शिफ्ट की बात करें, तो CH3 CH2 CH2 प्लस, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, क्योंकि जहाँ कार्बोकैटायन उसके बाजू में एक ही कार्बन, इसके पास 2 अल्फा CH है, बट यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा, RCH प्लस CH3, यहाँ से उठ के इधर चला जाए तो R की जगह CH3 ले लो, तो ये 2 डिग्री बन जाएगा, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हुआ ना, तो ये क्या होगा 6 अल्फा CH,
ये जो भी शिफ्ट होगा हमेशा 1,2 शिफ्ट होगा, पहले से दूसरे पे जा सकता है, कार्बोकेटाइन 1 से 3rd पे नहीं जा सकता। स्टेप वाइज ले जाए तो हो जाएगा, एक एक करके स्टेप। क्यों इसका ऐसा, क्यों 1,2 शिफ्ट होता है? ये देखो CH3 CH, ये H है ना, ये CH2 प्लस है, तो ये धीरे धीरे से हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगी, बाजू वाला हाइड्रोजन, उसके बाद वाला तो बहुत दूर हो गया, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा फाइनली। तो ये ट्रांजिशन स्टेट को फॉलो करेगा ऐसे, एक समय हाइड्रोजन से दोनों बॉन्डेड दिखेंगे इस तरह से, और यहाँ डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा प्लस, ऐसे ये क्या हो गया ट्रांजिशन स्टेट ना, और फाइनली पूरा शिफ्ट हो जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा इधर आ गया, तो CH3 CH प्लस CH3 ऐसे। तो पहले हाइड्राइड शिफ्ट क्लियर हुआ क्या? ओके, ट्रांजिशन स्टेट मतलब किस स्टेट से ट्रांजिट हो रहा है। 1,2 शिफ्ट मतलब फर्स्ट कार्बन से दूसरे कार्बन पे जाना। हाइड्राइड शिफ्ट क्यों हुआ? टू गेन द स्टेबिलिटी। 2 अल्फा सी एच से 6 अल्फा सी एच आ गया, तो दिस इज मोर स्टेबल ना, तो हमेशा वो ट्राई करेगा 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री जाने का। देखो अब ये हो जाए CH3 CH CH3 CH2 CH2 प्लस। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड मतलब H माइनस, उसके बाजू वाले कार्बन से उठा कर उसके उधर कर दो, तो क्या आ जाएगा वही CH3 CH CH3, यहाँ आ जाएगा CH प्लस और ये CH3 ना। देन फिर से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाता है, पहले अभी 2 अल्फा CH था, 2 अल्फा हाइड्रोजन स्टेबिलिटी करेंगे, अभी 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। फर्दर शिफ्ट हो जाए तो कितना हो जाएगा, ये 2 डिग्री बन गया 1 डिग्री से। फर्दर शिफ्ट हो जाए तो
वो 3 डिग्री हो जाएगा, तो CH3C प्लस CH3, तो तीनों ओर से उसके हाइपर कंजुगेशन मिलेगा ना, 3 डिग्री 8 अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर हुआ? इसका मोस्ट स्टेबल रीअरेंजमेंट करके बताओ क्या होगा, कहाँ पे आएगा कार्बोकेटाइन। चलो मैं जस्ट आ रहा हूँ। ओके, तो ये वैल्यू आया क्या, 1 डिग्री से 2 डिग्री पे ले गए हो गए, CH3CH CH3। अब यहाँ से तुम 3 डिग्री पे ले गए होगे, बट वहां पे नहीं ले जाना, क्योंकि ये 5 अल्फा CH है, ये 2 डिग्री आ चुका है। उसके बाद तुम फर्दर जाओगे तो भी 2 डिग्री ही रहेगा वो, ऊपर से अल्फा हाइड्रोजन भी कम हो गया। वहां से H माइनस इधर ले जाओगे तो इधर CH प्लस CH2 CH3 ऐसा हो गया ना, तो इसके पास अल्फा CH था, 3 अल्फा CH है। तो लेस स्टेबल होगा ना, तो जाएगा ही नहीं, बस वो यहीं पे रुक जाएगा। हाँ बताओ, क्लियर हो गया अभी? हाउ डिड यू गेट 2 अल्फा CH इन द फर्स्ट एग्जांपल? अरे इतना तक डाउट है, फर्स्ट एग्जांपल में 2 अल्फा CH, वो हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलिटी है। तो हाइपर कंजुगेशन कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बताया था ना, हाँ कि 2 अल्फा हाइड्रोजन है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन बाय हाइपर कंजुगेशन। ओके, हाँ और किसका डाउट है बताओ? So 3 डिग्री इज नॉट पॉसिबल इन दिस, हाँ, क्योंकि वो स्टेप वाइज
1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 से 3 डिग्री जाता तो ठीक था, बट यहाँ तक 2 डिग्री से 2 डिग्री ही गया, ऊपर से स्टेबिलिटी भी कम हो गई, तो आगे क्यों जाएगा, वो यहीं पे रुक जाएगा फिर। ओके, नेक्स्ट करें। हाँ, तो अब अल्काइल शिफ्ट भी हो सकता है, जरूरत पड़ा ना तो अल्काइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, कुछ भी शिफ्ट करेगा, ऐसे शिफ्ट करो कि स्टेबल हो जाए वो। जैसे कि CH3 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 यहाँ पे, और ये बन गया CH2+ है ना, या CH+CH3 जो भी रहे, जैसे ऐसे में दे दो। ये 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री से बाहर क्यों गया तो 1 डिग्री बन जाएगा, बट अंदर क्यों रहा है तो 2 डिग्री बन जाएगा, तो 3 डिग्री, तो जो बेटर वही होगा ना, तो इसके लिए मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से, जैसे हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा था उसी तरह मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा CH3C CH3, और ये CH पे ये मिथाइल आ गया, एक मिथाइल पहले से था, और ये प्लस, तब ये 3 डिग्री बन गया ना, तो ज्यादा स्टेबल हो गया है ना। क्यों, अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, 3+3+1 7 अल्फा हाइड्रोजन। अब जैसे CH3 C C2H5 है, H है, CH2+, तो किसको शिफ्ट करोगे तो ज्यादा स्टेबल होगा, हाइड्रोजन मिथाइल इथाइल। हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दो तो रेस्ट उसे स्टेबल करेंगे ना, CH3 भी रहेगा वहां पे स्टेबल करने के लिए, C2H5 भी रहेगा, ये भी रहेगा ना, तो जो कम स्टेबल कर रहा है उससे हटाओ वहां से, तो क्या होगा यहाँ स्टेबल 3+3+2, 3+3+2 मतलब 8 अल्फा हाइड्रोजन बचा ना, ये मोर स्टेबलाइजिंग हो गया ना, ये 3 डिग्री होगा। तो जब हाइड्रोजन और अल्काइल में बारी हो तो हाइड्राइड को शिफ्ट करो, अल्काइल वहां पे वहीं पे रहेगा ताकि स्टेबल कर पाए, और जब सब अल्काइल ही हो तब किसको शिफ्ट करें, CH3 CH2CH3, और मान लो कि ये CH3 ही है, तो किसको शिफ्ट करें, मिथाइल की इथाइल, तो दो केसेस लेते हैं हम लोग, पहला हो गया मिथाइल शिफ्ट और दूसरा हो गया इथाइल शिफ्ट, किस में ज्यादा स्टेबल आ रहा है वो बताओ। तो जब तुम मिथाइल शिफ्ट कर दोगे तो यहाँ मिथाइल बचा रहेगा, ये CH2CH3 हो गया, और यहाँ प्लस आ गया, इसका मिथाइल उठ के उधर चला गया, और जब इथाइल शिफ्ट कर दोगे तो मिथाइल यहाँ पे बचा रहेगा है ना, और इथाइल उधर पहुंच गया CH2CH3, तो किसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, इसमें 3+2+2 7 अल्फा हाइड्रोजन होगा, ये होगा ना, और इसमें 3+3+2 8 अल्फा हाइड्रोजन, यही होगा ना। हाँ, तो ये ज्यादा स्टेबल पड़ रहा है ना, तो ये फेवर्ड होगा, ये फेवर्ड नहीं होगा। तो आउट ऑफ मिथाइल और इथाइल, इथाइल को शिफ्ट करो क्योंकि मिथाइल वहां पे बचा हुआ है,
तो ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन देगा, तो मोर स्टेबल करेगा ना वो। तो उसको भेजो जो लेस स्टेबल कर रहा है, जैसे 3 आ जाए फिनाइल मिथाइल एथाइल, तब किसको भेजें? ये 2 मिथाइल है और CH2+, तो फिनाइल को शिफ्ट करें कि मिथाइल को शिफ्ट करें? ऑफ कोर्स मिथाइल कम स्टेबल कर रहा है, ये चला जाए तो फिनाइल अभी भी है वहां पे जो इसे स्टेबल करेगा। हाँ, तो फिनाइल को रखेंगे हम लोग कि फिनाइल कार्बोकैटायन आएगा तो उसे स्टेबल करेगा। तो जिसमें मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बने वही करोगे ना। बट तीनों फिनाइल ही हो, तब क्या करें? फिनाइल को पीएच करके लिखते हैं, तब तो अपने पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, राइट? तब तो एक फिनाइल को शिफ्ट करना ही पड़ेगा, तब होगा वो PHC PH CH2 PH। तो शिफ्टिंग टेंडेंसी कैसे हो गया? हाइड्रोजन देन अल्काइल देन फिनाइल, ऐसे। यदि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को शिफ्ट करो, हाइड्रोजन नहीं है तो अल्काइल को शिफ्ट करो, एंड अल्काइल नहीं है तो फिनाइल को शिफ्ट करो। तो ये शिफ्टिंग टेंडेंसी। हाँ अनुष्का बोलो। सर लास्ट स्लाइड में जो आपने पहला एग्जांपल दिया था उसमें जो पहला कार्बन है वो 4 डिग्री नहीं होगा? पहला कार्बन 4 डिग्री तो है ही, हम लोग को कार्बोकैटायन देखना है। ओके। ये कौन सा कार्बोकैटायन है? 1 डिग्री कार्बोकैटायन, मतलब जो कार्बोकैटायन है उसके आसपास कितने कार्बन है? 1 डिग्री कार्बोकैटायन, मतलब कैटायनिक चार्ज वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? एक से अटैच्ड है। और यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है वो कितने कार्बन से अटैच्ड है? 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो 3 डिग्री है। यहाँ पे भी कार्बोकैटायन 3 डिग्री कार्बोकैटायन, पूरा लिखना पड़ेगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 हाँ। डिग्री कार्बोकैटायन। और सब कार्बन तो 4 डिग्री 1 डिग्री कुछ भी होगा, कार्बोकैटायन कॉन्सेप्ट। ओके, हाँ तो ये सबको क्लियर हो गया। हाइड्रोजन देन अल्काइल देन फिनाइल, ऐसे शिफ्ट करना होगा। ओके, और हमेशा 1 2 शिफ्ट ही होगा। अब CH3 C CH3 CH CH2 OCH3 प्लस है, क्या शिफ्ट करोगे? मिथाइल शिफ्ट किया तो यहाँ प्लस आएगा, और ये मिथाइल इसको मिल गया, और ये CH2 OCH3 गया। और हाइड्राइड शिफ्ट किया तो क्या होगा राइट से? तब हो जाएगा ये CH3 C CH3 CH3, ये CH2 यहाँ पे प्लस आ जाएगा CH+, और ये हो जाएगा OCH3। तो इट इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, प्लस एम से स्टेबल करेगा, तो ये मोर स्टेबल होगा ना। तो ये किधर शिफ्ट करोगे इसको? राइट साइड में शिफ्ट करोगे ना, तो ये फेवर्ड होगा, ये नहीं। तो जहां पे मोर स्टेबल बने वही करो। जैसे ऐसे कैसे हो जाए? ये तो कर लिया अभी। अब आ गया रिंग एक्सपेंशन। तो रिंग एक्सपेंशन में क्या होता है? साइक्लोप्रोपेन उससे ज्यादा स्टेबल। कल का लेक्चर कितने बजे रखना है? कल डाउट्स एंड डिस्कशन अपना यही टाइम ठीक है, 8:30 ऑनवर्ड्स। 8:30 इज बेटर ना? हाँ, तो कल डाउट लेक्चर फ्रॉम 8:30 ऑनवर्ड्स है ना? तो जो भी डाउट है यहाँ से भी सॉल्व किया, बुकलेट के वो कुछ करेंगे। फ्राइडे को टेस्ट लेंगे हम लोग। फ्राइडे या कल ही टेस्ट कर दूं? कल चलेगा क्या? कल कितने लेक्चर है? क्या है मतलब? फ्राइडे बेहतर है? हाँ, तो पेपर तो रेडी है, तो फ्राइडे को देते हैं, राइट?
वो क्वेश्चन भी अच्छे होंगे ना, जैसे ही करोगे और उसका सोल्यूशन जानोगे तो देखोगे कई क्वेश्चन तो उधर से ही आ गए। टू लेक्चर्स एंड सेमेस्टर एग्जाम। तो कल डाउट लेक्चर है, जिसको डाउट हो वही है, और जो डाउट हो वो क्लियर करो जाओ, डाउट नहीं है तो मत आओ। नोट से ही सब हो गया है तो चलेगा, क्लियर ना? इसलिए मैं लिख दूंगा कल स्पेसिफिकली 8:30 से डाउट लेक्चर्स। सेमेस्टर एग्जाम कितने बजे? 7 AM। 9 o'clock से रखे क्या? दूसरा लेक्चर तो 11 से होगा ना। हाँ तो इतना अर्ली की जरूरत है, 9 o'clock से रखते हैं, 9 to 10, 10:30, जब तक डाउट है, जिसका डाउट है पूछते रहेगा। 8:30 चलेगा तो कल 8:30 से रहेगा, ठीक है। टेस्ट इज फ्रॉम 7 to 8, ओके ओके, ठीक है। हाँ ठीक है, ऐसा टाइम पास है, बोर्ड्स एग्जामिनेशन करो चलेगा। तो कल ये रहेगा टाइम, बट ये ओवर करने दूंगे लास्ट टॉपिक, रिंग एक्सपेंशन, है ना? रेगुलर टाइम 8:30 ऑनवर्ड्स, 8:30 ऑनवर्ड्स जब तक तुम्हारा डाउट है। ये स्टेबिलिटी ऐसे होता है, इसका रीजन क्या था? एंगल स्ट्रेन, याद होगा। एंगल स्ट्रेन क्या है? सबसे ज्यादा स्ट्रेन में साइक्लोप्रोपेन है, तो तुरंत ब्रेक होता है। तो कभी भी कार्बोकेटाइन को जब शिफ्ट करना हम लोग को CH3 CH या CH3 CH2 प्लस था ऐसे, तो कैसे शिफ्ट करना था? ये बॉन्ड बनाता था और इसको ब्रेक करना था, ये था ना? तो ये यहाँ पे अटैच्ड हो जाए, रिंग में चला जाए, तो भी प्रोसेस तो वही करना होगा। यदि ये ऐसे शिफ्ट कर दे हम लोग, तो रिंग एक्सपेंशन से ये कैसा हो जाएगा? ये ऐसे, और यहाँ पे प्लस आ गया और ये इधर चला गया, ऐसे ही हुआ ना? तो 4 मेंबर के बाद प्लस चार्ज हो या 5 मेंबर के बाद प्लस चार्ज हो, तो तुम इस तरह से एक्सपैंड करना है, उसके बाजू में प्लस चार्ज आ जाएगा, रिंग एक्सपैंड कर जाएगा। रिंग एक्सपेंशन का केस कब हो गया? एक तो हो गया ये जो अभी बताया, 4 मेंबर के बाद प्लस चार्ज हो, तो तुम्हें एक्सपैंड करना होगा, कैसे? ये अल्फा बीटा बॉन्ड कौन सा ब्रेक करना है? बिटवीन अल्फा एंड बीटा, और बीटा के साथ बॉन्ड बनाना है, तो प्लस चार्ज अल्फा पे आएगा, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। और इसको पेंटागन बीटा स्ट्रक्चर दिखता है तो पेंटागन, ये होगा ना? 5 मेंबर के साथ प्लस चार्ज, यहाँ भी एक्सपेंड करोगे, क्या होगा वो? ऐसे डॉट है, इसको शिफ्ट कर दो तो क्या बन जाएगा वो? इधर से जाओगे तो यहाँ प्लस था, और दैट इज 6 मेंबर। बट 6 मेंबर वाला में एंगल स्ट्रेंथ 0 होता है, वो आना चाहिए 120 और 120 पे है, तो 6 मेंबर मोस्ट स्टेबल है। तो 6 मेंबर के बाद प्लस चार्ज हो जाए ना तो नो एक्सपेंशन। 6 मेंबर के बाद प्लस चार्ज दिखे ऐसे, ये तो एक्सपैंड करके 7 मेंबर नहीं बनाओगे, उसमें एंगल स्ट्रेन आएगा, राइट? तो इसमें क्या होगा? 6 मेंबर इज मोस्ट स्टेबल सिंस उसके बाद वाले भी स्ट्रेन में आ जा रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ हाइड्राइड शिफ्ट करोगे, हाइड्राइड शिफ्ट, और इसको बना दोगे CH3 इस तरह से। तो ये 3 डिग्री पे आ गया। तो एक्सपेंशन कब होगा? दो कंडीशन, 4 मेंबर के बाद प्लस चार्ज और 5 मेंबर के बाद प्लस चार्ज, और कोई कंडीशन नहीं। अब 3 मेंबर के बाद प्लस चार्ज होगा तो नो एक्सपेंसिव, इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें डांसिंग रेजोनेंस स्टेबल है, डांसिंग रेजोनेंस। उल्टा हो सकता है कि 4 मेंबर वाला इधर आ जाए, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय डांसिंग रेजोनेंस, तो उसमें एक्सपेंशन नहीं होगा। तो एक्सपेंशन का दो ही कंडीशन हो गया, और इसमें भी
ये उल्टा हो सकता है कि 7 मेंबर इधर चला जाए, ये जो मैंने बताया ना प्लस चार्ज, ये अपोजिट जा सकता है। क्लियर? हाँ, 7 मेंबर से प्लस 6 मेंबर पे आ सकता है क्योंकि 6 मेंबर ज्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी क्या होता है? 6 मेंबर मोस्ट स्टेबल आउट ऑफ ऑल। तो 4 मेंबर से 3 मेंबर की ओर आएगा, तो 4 मेंबर पे डायरेक्ट प्लस चार्ज हो तो कॉन्ट्रैक्ट करना। कॉन्ट्रैक्शन का दो कंडीशन, 4 मेंबर पे डायरेक्ट प्लस चार्ज और 7 मेंबर पे डायरेक्ट प्लस चार्ज, तब ये कॉन्ट्रैक्शन होगा। और एक्सपेंशन का दो कंडीशन, 4 मेंबर के बाद प्लस चार्ज और 5 मेंबर के बाद प्लस चार्ज। और ये पूरे ऑर्गेनिक में कवर होगा क्योंकि SN1 E1 मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनेंगे। कार्बोकेटाइन बनेंगे तो तुम्हें कब एक्सपेंशन कब कॉन्ट्रैक्शन करना हो मालूम होना चाहिए। ओके हाँ अनुष्का बोलो। तो वो कॉन्ट्रैक्शन का पार्ट नहीं समझा। ओके जब साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन है तो ये स्टेबलाइज बाय डांसिंग रेजोनेंस है, तो ये मोस्ट स्टेबल है। तो इसको यदि हम लोग ऐसे एक्सपैंड करें, राइट, इसको इधर करना था ना, तो वो हाँ। ऐसा आ जाएगा। तो ये लेस स्टेबल हुआ, इसमें केवल 4 अल्फा CH, राइट, हाँ। बट ये डांसिंग रेजोनेंस स्टेबल था, तो ये नहीं करेंगे। हाँ अपोजिट कर दोगे, अपोजिट क्या होगा, ये प्लस चार्ज, उसके बाद ये अल्फा, ये बीटा, बॉन्ड शिफ्टिंग किसके होता है, बीटा की ओर, और ये दोनों में बॉन्ड ऐसे, तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो गया ना ये इधर, और यहाँ पे CH2 प्लस, और इसको क्या दिखाता है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, यही है ना। हाँ सर। ये तो कॉन्ट्रैक्शन कर जी सकते सर। हो। कॉन्ट्रैक्शन का एक कंडीशन और है, 7 पे प्लस चार्ज होती है, अल्फा बीटा, बॉन्ड बीटा की ओर शिफ्ट कर दो, इसके साथ बॉन्ड बना दो, तो ये क्या दिखेगा तुम्हें, 6 मेंबर्ड हो जाएगा ये, और यहाँ पे CH2 पे प्लस, और दैट इज लाइक दिस स्ट्रक्चर। रिंग नहीं आएगा। हाँ तो कभी भी याद कर लेना, एकदम अच्छे से याद कर लेना, 7 मेंबर पर प्लस चार्ज हो तो कॉन्ट्रैक्ट करके 6 मेंबर बनाना है, 4 मेंबर पे प्लस चार्ज हो तो कॉन्ट्रैक्ट करके डांसिंग रेजनेंस वाले आना, राइट, एकदम लर्न हो जाना चाहिए, स्टेप ही लर्न हो जाना चाहिए। और एक्सपेंशन कब है, 4 मेंबर के बाद प्लस चार्ज और 5 मेंबर के बाद प्लस चार्ज। क्लियर हो गया सबको? हाँ तो कल पूरे क्वेश्चंस करके आ जाओ, कल देखते हैं डाउट्स। चलो आई एम हैप्पी, योसी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और तुम लोग के मार्क्स मुंबई में हाईएस्ट आएंगे। बहुत डिटेल में बहुत स्लोली किया हम लोगों ने, तुम लोगों ने कैच भी अच्छा किया। ओके ठीक है, चलो कल मिलते हैं। ओके सर, ओके, अरे ओके, बाय बाय एवरीवन।